हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसमें हमने इसकी बात की प्रारंभिक जीवन की, जिसमें ये तुर्किस्तान के एक इल्बारी जाति के कबीले के सरदार का बेटा होता है, लेकिन मंगोलों द्वारा इसको अपहरण करके आगे भेज दिया जाता है और किस प्रकार ये आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली का सुल्तान बना। फिर हमने बात की बलबन की सुल्तान बनने के बाद में क्या क्या समस्याएं उसके सामने आई, तो उन समस्याओं पर चर्चा की। उसके बाद हमने बात की बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत ये प्रश्न पूछा जाता है 7 नंबर के सवालों में। पूरे बलबन पे क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर पे आता है। इस यूनिट में बड़े क्वेश्चन 3 पे आते हैं, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी पे ये बड़े क्वेश्चन आते हैं। ऐबक पे और ये राजत्व सिद्धांत पे ये 7 नंबर का सवाल है, इन पे आता है इस टॉपिक में। तो हमने बलबन के राजत्व सिद्धांत की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलबन के समय केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना है, जिसने जो है केंद्रीय शासन को मजबूत बनाने के लिए क्या किया। तो केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से बलबन ने शासन का समस्त अधिकार सीधे अपने हाथ में ले लिया, नहीं तो अपने अधिकारियों को भरोसे नहीं रहा, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो सुल्तान अपने कार्यों को दूसरों के जिम्मे कर देते हैं, दूसरों को सौंप करके खुद आराम करता है, उसका शासन शीघ्र ही अव्यवस्थित हो जाता है। इस मामले में उसने अपने प्रांतीय सूबेदारों पर भी कठोर नियंत्रण रखा, यानी जो उसके अधीन प्रांत थे और प्रांतों के जो सूबेदार जो उसने रखे थे उनको भी कठोर नियंत्रण रखा था। और शाही आदेशों को, यानी जो उसके खुद के आदेश होते थे उनका कोई नहीं मानता था, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भी वो कठोर कार्रवाई करता था। पहले की तरह अब भी मंत्री पद रहे थे, यानी मंत्री थे, लेकिन ये मंत्री बलबन की आज्ञा का पालन करने वाले मात्र थे, कानून बनाने वाले नहीं थे। परंतु इनमें से कोई भी नीति निर्माता नहीं थे, यानी कानून बनाने वाला नहीं था। प्रत्येक को बलबन द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही काम करना पड़ता था, यानी हर मंत्री को बलबन ने जो नीतियां, कानून, नियम बना दी उसी अनुसार काम करना था। ये था, खुद अपने पावर से कुछ नहीं कर सकते थे मंत्री। उसे अपने शासनकाल में कई बार प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। बलबन ने अपने शासनकाल के समय प्रांतों के सूबेदारों ने भी बगावत की थी, अतः उसने प्रांतीय सूबेदारों को कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित करने की नीति लागू की। तो जब प्रांतीय सूबेदारों ने बगावत की तो इसने कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद उन्हें जो है उन सूबेदारों की जो सूबेदारी की जो जगह थी वो बदल देता था, ताकि वो दूसरे प्रांतों में उनको स्थानांतर ट्रांसफ़र कर देता है। इसके पीछे रीजन यह था कि सूबेदार जो है वहाँ के जो स्थानीय नागरिकों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता ना बना ले और घनिष्ठता बना करके अपनी ताकत नहीं बढ़ा ले। इस समस्या से बचने के लिए इसने सूबेदारों का हर लिमिट टाइम पीरियड के बाद में वो ट्रांसफ़र कर देता था एक जगह से दूसरी जगह। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में निम्न वंशीय व्यक्ति और किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया। तो बलबन ने ये नियम बना लिया कि एक तो निम्न कुल का, निम्न जाति के इंसान को, व्यक्ति को वो किसी बड़े पद पर नहीं बिठाता था, ये पद पे ही नहीं देता था, और अयोग्य व्यक्ति को भी किसी महत्वपूर्ण पद पर जो वो नियुक्त नहीं करता था। उसकी निगाह में हमने ये कल बात की थी कि जो कुल की बात है, वंश की बात है, जो बलबन ज़्यादा करता है, और हमने वहाँ बात की थी कि उसने खुद को भी अपने आप को तुरान के बड़े वंश से संबंधित करके अपना जो परिचय दिया था कि मैं उस वंश से संबंधित हूँ, और उसने निम्न वंशियों से मिलने से इनकार कर दिया था। ये मतलब उनसे बातचीत मेल जो नहीं रखता था। तो उसकी निगाह में हिंदुओं को तो निम्न पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी धार्मिक कट्टरता वाला था, और हिंदुओं के प्रति उसकी विचारधारा जो संकीर्ण थी, तो ये मानना था कि हिंदुओं को वो अपने किसी भी पद पर नियुक्त नहीं करेगा। और इन सब के परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन में गरिमा पुनः कायम हो गई, यानी जो इसने कठोरता दिखाई, इस कठोरता से केंद्रीय शासन जो जो पहले इल्तुतमिश के बाद में जो राजा की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, गरिमा कम हो गई थी, वो वापस स्थापित हो गई। और बलबन की अवज्ञा करने का मतलब है संकट को न्योता देना, यानी बलबन की आज्ञा को कोई अगर नहीं मानता था तो ये एक जो है संकट की ओर संकेत था, इसलिए सभी डरने लगे और जो है गरिमा केंद्रीय शासन की कायम हो गई। अगला लेते हैं सेना का पुनर्गठन, यानी बलबन ने सेना को संगठित करने का क्या कार्य किया, आर्मी रिकंस्ट्रक्शन है ना। तो इसमें बलबन ने समस्त सैनिक अनुदानों एवं जागीरों की जांच पड़ताल करी, यानी सैनिकों को जो अनुदान यानी सुविधाएं दी गई थी
और जो जागीरें दी गई थी उनकी जांच पड़ताल कराई और स्थिति को ध्यान में रखकर नवीन वर्गीकरण कराया। यानी जो जागीरें थी और जो सुविधाएं थी उन सब चीज़ों का वापस से उसकी जांच पड़ताल करा के वापस से वर्गीकरण किया और फिर नई व्यवस्था लागू की। नई व्यवस्था में क्या था, प्रथम वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो वृद्ध और निर्बल हो गए थे। यानी सेना में वो लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, निर्बल कमजोर हो गए हैं, यानी कि वो सेना की नौकरी करने लायक नहीं है, तो उनके गुजारे के लिए वजीफा यानी पेंशन की व्यवस्था की गई और उनकी जागीरों को खालसा कर दिया गया। यानी उनसे मतलब यहाँ अभी पेमेंट व्यवस्था नहीं थी, जमीन देते थे, मतलब सैनिक नौकरी कर रहे हैं तो उनको जमीन मिलती थी, तो जमीनें ले ली गई और उनको पेंशन की व्यवस्था कर दी गई इन बुजुर्ग और वृद्ध लोगों को, निर्बल लोगों को जो अब सेना के लायक नहीं थे। तो उनकी जागीरों को खालसा करना मतलब उसको केंद्रीय शासन के अधीन उस जमीन को ले लेना, यानी शाही नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सैनिक सेवा के योग्य थे, यानी वो फिट थे सेना के लिए, तो इनकी योग्यता अनुसार वेतन निश्चित कर दिया गया। तो जो योग्य रहे उनको पेमेंट तय कर दी गई कि इनको कितना पेमेंट देना, जो जिसकी योग्यता थी। इनकी जागीरों को भी शाही नियंत्रण में ले लिया गया, यानी इनके पास जो जागीरें थी उनको खालसा कर दिया गया, शाही नियंत्रण में ले लिया गया। तो ये सेकेंड वर्ग हो गया। तीसरे वर्ग के अंतर्गत मृतक सैनिकों के अस्तित्व को रखा गया, यानी जो सैनिक लड़ाई में मारे गए थे इस सेना में काम करते हुए और जो उनके परिवार थे, जिनको परिवारों को जागीरें दी गई थी, जैसे वर्तमान में भी शहीद होने वाले सैनिकों के लिए सुविधाएं गवर्नमेंट दे रखी है बहुत सारी, तो इसी टाइप से इसके भी सेना में जो लोग लड़ते हुए सैनिक ड्यूटी के दौरान जिनकी मौत हो गई थी, तो उनके परिवार वालों को इस वर्ग में रखा गया। तो उनके गुजारे के लिए, यानी उन परिवार के लोगों के गुजारे की व्यवस्था करने के लिए वो जिस गांव से संबंधित होते थे, तो गांव की आय से जो है उनकी पेंशन की व्यवस्था की गई। हाँ, मतलब जिस गांव के लोग थे उस गांव का जो जागीरदार होता था वो जो है गांव की इनकम से इनका जो है खर्चा निकालता था या उनकी पेंशन की व्यवस्था करता था। और इनकी जागीरें भी छीन ली गई, यानी जो इनके पास जो ज़मीन खेत इनको दिए हुए थे वो छीन लिए गए। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव होता है कि तीसरे वर्ग के जो लोग थे, यानी मृतक सैनिकों के आश्रित थे, उन्होंने बलबन से फरियाद की कि हमारी जागीर लौटा दो। तो बलबन ने जो है उनकी अपील को मान लिया और उन जो तीसरे वर्ग में जो सैनिक सेना में काम करते हुए जिनकी मौत हो गई थी उनकी परिवार वालों को जागीरें वापस कर दी गई। इस प्रकार बलबन ने जागीर प्रथा के स्थान पर नगद वेतन देकर सेना को मजबूत बनाने। अब बलबन क्या कर रहा है, सैनिकों को पेमेंट मिल रहा है नगद, उनको अपनी नौकरी के बदले में कोई ज़मीन या खेत या जागीर नहीं मिल रही है, तो ये उसने बदलाव किया। सेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में उसका दूसरा कदम था आरिज ए मुमालिक, जिसको दीवान आरिफ बोलते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि बलबन ने सैन्य विभाग का गठन करके किस अधिकारी के अधीन सेना रखी, तो ये पद बनाया उसने सेना, ये सेना इसी के अंडर थी, आरिज ए मुमालिक या दीवान आरिफ के अधीन। तो ये परीक्षा में बहुत बार ये सवाल आता है कंपटीशन एग्जाम में और 2-2 नंबर के सवाल में भी। तो इस आरिज ए मुमालिक पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और बलबन ने उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य भी बना लिया, यानी सेना प्रमुख को कली पद का इनाम दिया और जो है मंत्रिमंडल का उसका सदस्य बनाया ताकि उसका जो है प्रतिष्ठा बढ़े। उसने इस पद पर इमादुल मुल्क जैसे योग्य और निष्ठावान सरदार को नियुक्त किया, यानी आरिज मुमालिक पद के ऊपर बलबन ने जो है अपना योग्य और ईमानदार जो है सरदार था इमादुल मुल्क, उसको जो आरिज मुमालिक बनाया। तो इस आरिज इमादुल मुल्क ने जो है कठोर परिश्रम करके सेना में अनुशासन बनाया और सेना को अनुशासित किया और शक्तिशाली बना दिया। और सैनिकों को जो है सैनिकों की संख्या में इसने काफ़ी वृद्धि की, यानी सेना की संख्या भी बढ़ाई गई और प्रशिक्षण के लिए भी जो है समुचित व्यवस्था की, यानी सेना की ट्रेनिंग की भी इसने पूर्ण व्यवस्था की। सुल्तान उसका स्वयं जो है निरीक्षण भी किया करता था, यानी सेना का निरीक्षण बलबन खुद भी करता था। तो सल्तनत की सुरक्षा के लिए बलबन ने एक तरफ तो पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई, यानी सल्तनत की सुरक्षा के लिए बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए जो सल्तनत के जो दुर्ग थे उन दुर्गों की मरम्मत करवाई और दूसरी तरफ अनेक नए दुर्गों का निर्माण कराया। तो जो दुर्ग टूट फूट हो रखी थी उनकी मरम्मत कराई और जहाँ पर जरूरत थी नए दुर्ग भी बनाए। ये नए दुर्ग उन मार्गों में बनाए गए जहाँ से मंगोल आया करते थे, यानी मंगोलों के हमले करने वाले रास्ते पे दुर्ग बनाए गए, यानी वहाँ पर सेना रखी गई, हथियार गोला बारूद रखा गया, रसद रखा गया ताकि मंगोलों के आक्रमणों को रोका जा सके, सीमा पर ही रास्ते में ही दिल्ली तक ना पहुँच पाए। ऐसे दुर्गों में कंपिल, पतियाली और भोजपुर के मुख्य दुर्ग थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त सेनानायक एवं सैनिकों की नियुक्त किया गया, यानी इन दुर्ग की रक्षा के लिए
इनकी सुरक्षा के लिए उन सेनानायकों और सैनिकों को रखा गया जो स्वामी भक्त थे, बलबन के प्रति वफादार थे। अगर वफादार नहीं होंगे तो मंगोलों के हाथों बिक जाएंगे या किसी और के हाथों बिक जाएंगे, तो इनको रखा गया। तथा उन दुर्गों में पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री रखेगी। रसद यानी खाने, सेना के खाने पीने और लड़ाई के सामान का जो सामग्री होती है उसके लिए रसद। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। सैनिकों का मनोबल कब बढ़ता है? जब उनके साथ पूरी फैसिलिटी रहती है तो मनोबल बढ़ता है। तो ये सैनिक व्यवस्था में इसने सुधार किया। नेक्स्ट जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की। तो बलबन ने न्याय व्यवस्था के लिए क्या कार्य किया? तो सुल्तान पद की गरिमा को स्थापित करने के लिए बलबन ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान का आश्रय लिया। यानी बलबन कह रहा है कि सुल्तान को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और न्याय करते समय कठोर कानून का पालन करना चाहिए, कठोरता से जो है अपराधी को सजा देना चाहिए। उसने बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक, जो मतलब बदायूं का सूबेदार है इसके समय में, तो इस मलिक बकबक ने अपने नौकर को सता कर मार डाला था। और जब इस नौकर की विधवा ने बलबन से फरियाद की यानी शिकायत की, और इसके दौरान जब जांच पड़ताल के बाद बकबक को अपराधी पाया गया यानी मलिक बकबक दोषी था, तो बलबन ने आदेश दिया कि इस मलिक बकबक को इस विधवा के सामने कोड़ों से पीट पीट कर मार दिया जाए। तो उसने अपने बदायूं के सूबेदार को ही मरवा दिया इसने, जो न्याय देते हुए। इसी प्रकार अवध का सूबेदार था हेबत खां। इसने भी नशे में जो है नशा किया होता तो एक आदमी को मार डाला। और ज्यों ही सुल्तान को इसकी सूचना मिली, उसने हेबत खां को जो है 500 कोड़े लगाने के बाद, यानी उसको 500 कोड़ों की सज़ा दी। हेबत खां अवध के सूबेदार को 500 कोड़े लगाने की सज़ा दी। और बाद में जो है उस हेबत खां को उस मरने वाले व्यक्ति की विधवा को सौंप दिया। यानी विधवा को बोला कि अब तू इसको चाहे मारना चाहे तो मार दे, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। तो बाद में उस विधवा को कुछ से इस हेबत खां ने धन दे करके जो अपने प्राण बचाए थे। तो इस प्रकार ये न्याय व्यवस्था कठोरता से पालन कर रहा है। इसी प्रकार युद्ध में लापरवाही करने वाले सेनानायकों को भी जो है बलबन कठोर सजा देता था। युद्ध में जो है जो सेनानायक लापरवाही बरतते थे उनको लिए भी कठोर सजा दी। बंगाल का सूबेदार था तुगरिल। इसने जो है जिसने बगावत कर दी थी, तो इसके बगावत करने पर अवध का सूबेदार था अमीर खां। इसको जो है बलबन ने भेजा था बंगाल में तुगरिल को हराने के लिए, लेकिन तुगरिल से ये अमीर खां खुद हार गया था और हार करके वापस आ गया। तो बलबन ने इसको फांसी की सज़ा दे दी थी अमीर खां को। तो सुल्तान ने व्यक्तिगत रूप से भी अभियोगों की सुनवाई करता था। यानी व्यक्तिगत रूप से खुद जो है लोगों की अभियोग का मतलब है कि न्याय के लिए फरियाद सुनना है ना, तो ये फरियाद सुनता था और उनके समाधान करता था। धार्मिक विवाद होते थे, उसके लिए जो मुस्लिम धर्म के अधिकारी होते थे, मौलाना, सदर तथा मुफ्ती, इनसे सहायता ली जाती है। धर्म संबंधी विवादों के लिए ये धर्म के मुखियाओं से, धर्म के जो मुख्य ये अधिकारी थे उनसे वो हेल्प लेता था। लेकिन ये न्याय व्यवस्था केवल मुस्लिम जगत तक ही सीमित थी। यानी बलबन की न्याय व्यवस्था है ये मुसलमानों के लिए थी, हिंदू जनता को न्याय नहीं मिल पाया था। ये सल्तनत काल में ये ज़्यादातर जगह हमें देखने को मिलेगा कि इनकी सल्तनत काल के शासक जो मुस्लिम शासक है वो न्याय व्यवस्था सिर्फ अपने मुसलमानों तक है। और कुछ तो यहाँ तक भी आएंगे जिनकी न्याय व्यवस्था केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए थी, यानी शिया मुसलमानों की भी वो परवाह नहीं करते थे, है ना। शिया और सुन्नी मुसलमानों में 2 वर्ग होते हैं। तो वो लास्ट ईयर पढ़ा था हमने ना, शिया सुन्नी क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में टॉपिक था पूरा। अगला लेते हैं गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम। तो एक निरंकुश शासक के लिए कठोर गुप्तचर व्यवस्था नितांत आवश्यक होती है। यानी एक शासक को स्ट्रिक्ट बन के रहना है, बहुत ही सही ढंग से शासन चलाना है, तो उसके पास एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था होनी आवश्यक है। क्योंकि गुप्तचर हर पल हर क्षण जो है सूचना देते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और जब ये सूचना मिलती है तो उसी आधार पर शासक जो है शासन करता है। तो बलबन ने भी इस तरफ विशेष ध्यान दिया और उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किया। यानी हर प्रांत से, हर जगह से, हर क्षेत्र से सूचना लाने के लिए उसने जासूस लगा रखे थे। गुप्तचर सही जानकारी को छुपाने का प्रयास करते थे उन्हें प्राण दंड दिया जाता था। यानी जो गुप्तचर हकीकत को छुपा लेता था किसी से रिश्वत लेकर के, किसी से पैसे खा करके, किसी और रीजन से, तो ऐसे जासूस को वो जो है मृत्युदंड देता था। बलबन ने गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, यानी जासूसों के ऊपर और जासूस लगा रखे हैं, ताकि अगर
अगर कोई सूचना देने में लापरवाही करे या किसी से मिल जाए या अमीरों के साथ मिलकर कोई जासूस षड्यंत्र करे तो उसका पता लग जाए और कठोर दंड दिया जाए। तो इससे क्या है, गुप्तचर जो है, जब गुप्तचरों को ये था कि हमारे ऊपर भी गुप्तचर लगे हुए हैं, तो वो आतंकित होकर के विद्रोही अमीरों का साथ साठगांठ करने का साहस नहीं कर सकते थे। यानी वो विद्रोही अमीरों के साथ मिल करके कोई षड्यंत्र करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। बलबन के दिनों में गुप्तचरों को बरीद, यानी गुप्तचर के लिए बरीद शब्द कहाँ मिलेगा, बरीद कहा जाता था। ये परीक्षा में पूछ जाता है कई बार कि गुप्तचर के लिए सल्तनत काल में किस शब्द का काम लिया गया, बरीद कौन थे, तो गुप्तचर के लिए। और गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को बारिद मुमालिक कहा जाता था। तो ये इस जासूस विभाग का मुख्य होता था, बारिद मुमालिक ये था। अब हम बात करते हैं राज्य के वित्तीय व्यवस्था की, यानी बलबन के समय में वित्तीय व्यवस्था क्या थी। तो हमने बात की बलबन ने जो है सैनिकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। तो सैनिक बढ़ा दिए तो खर्चा भी बढ़ेगा, इससे राज्य का खर्च भी काफ़ी बढ़ गया था। अतः उसने राज्य की आय को बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान दिया, यानी खर्च बढ़ गया, सेना बढ़ गई, तो आय बढ़ाना है, इसके लिए पूरा ध्यान दिया। उसने लगान और कर व्यवस्था में सुधार किया। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि उसकी राज्य की आय को बढ़ाकर सल्तनत की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को मजबूत किया था। यानी उसने सेना बढ़ाई तो खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ गया तो उसने लगान और व्यवस्था में सुधार किया, कर व्यवस्था में। और इस सुधार की वजह से उसकी जो राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई, मजबूत हो गई। तो नेक्स्ट कल हम लेंगे तुर्क अमीरों का दमन, यानी जो अमीर इसके लिए प्रॉब्लम बन सकते थे उसका उसने कैसे खात्मा किया।